हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस नए क्लास में। ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज फुल लेंथ। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्ज़ाम की जो संभावित तिथि है दिसंबर है, तो लग जाइएगा। दिसंबर में आपके बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, जैसे आर भी है, ठीक है, बीपीएससी भी है और ये भी है। तो जो भी साथी जो भी एग्ज़ाम के लिए लगे हुए, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, फिर भी अपना एक शेड्यूल बनाइए फिर से, और फिर से लग जाइएगा, है ना। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट दिया जा रहा है। जितना आपको टेलीग्राम पे दिया जा रहा है, उतना अगर आप पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से कहूँगा, अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा पढ़ाई कीजिए, है ना। और इस तरीके से फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट सीरीज वाला। थोड़े थोड़े प्रश्नों को भी करेंगे, जैसे और एग्जाम नज़दीक आएगा टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन की संख्या बढ़ा देंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 50 क्वेश्चन, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को, और जो भी आपके डाउट्स हो साथियों, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय जो है राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। मतलब जो हाई कोर्ट है, उसका कौन सा खर्च है जो कि स्टेट के जो संचित निधि है उस पर भारित नहीं होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, ये तो आप देखेंगे क्या, ये तो इस पर स्टेट पे ही होता है। ठीक, उसके बाद से कर्मचारियों के वेतन भत्ते भी स्टेट पर होता है, प्रशासनिक भी है, ये भी होता है। न्यायाधीशों का पेंशन, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों का जो पेंशन होता है वो स्टेट पे नहीं भारित होता है, वो किस पे भारित होता है, तो आप देखेंगे वो सेंट्रल पर होता है। ठीक है, वो भारत की संचित निधि पर होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक, राज्य है तो राज्य के हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट में जब तक जो जस्टिस हैं, यानी जो न्यायाधीश हैं, उनका वेतन तब तक राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। जब ये रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, रिटायर हो गए, अब इनके पेंशन की जब बात आएगी तो ये भारत की संचित निधि पर चला जाएगा। किस पे? भारत की संचित निधि से दिया जाएगा। तो यही प्रश्न इसमें पूछा था कि उच्च न्यायालय जो है, इसमें कौन सा व्यय ऐसा है जो उस पर संचित निधि पर, राज्य के संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो समझिएगा, जब न्यायाधीश क्या है, वेतन और भत्ते हैं, तो वो उस पर रहेगा। ठीक है, कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक भी है। लेकिन क्या नहीं है, तो जब पेंशन की बात आती है तो ये राज्य पर भारित नहीं होगा। किस पे होगा? भारत की संचित निधि पर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 52 नंबर, भारत में जनहित जो याचिका है उसका प्रावधान को कहाँ से लिया गया है। जनहित जो याचिका है, इसके प्रावधान को कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन देखिएगा, अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, कनाडाई से, या रूस से। ठीक, तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये आपका है अमेरिका न्यायशास्त्र से लिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, जनहित याचिका का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो आप देखेंगे कि ये लिया गया है आपका अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। ठीक, पीआईएल के बारे में, इसमें जो इसके बारे में 2 पॉइंट और है वो आपको बता दें कि ये कब से स्टार्ट हुआ था। ये जो है अब पीएन भगवती, ठीक है, पीएन भगवती का नाम आपने सुना होगा। पीएन भगवती जो रहे, ठीक है, उनके न्यायमूर्ति पीएन भगवती, उनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इस मामले की सुनवाई याचिका जनहित याचिका वाला स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 53, संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। यानी जो संसद है और राज्य विधानमंडल है, उसमें एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटें रहती थी, उन सीटों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है? ठीक है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 101, 104 या 105। तो देखेंगे साथियों 53, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 104। ठीक है, 104 नंबर के संविधान संशोधन द्वारा जो है इसके प्रावधान को क्या किया गया? इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, 2020 तक ये लागू था, और संशोधन यहाँ से लागू करके इसको ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें जो इसके पहले आर्टिकल आते थे, किसके लिए? एंग्लो इंडियन के लिए, वो आपको पता होगा, बता दें। अनुच्छेद जो है 331, ठीक है, और अनुच्छेद 333, ये 2 आर्टिकल थे जिसमें इनके बारे में, इन सीटों के बारे में प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो जो भी दिखेगा यहाँ पे संवैधानिक संशोधन है, उसकी एक अलग से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलता है, तो सारे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे। रही बात इसके अदर ऑप्शंस की, तो वो बता दें, 104 वाला तो आपका राइट आंसर हो ही गया। ठीक है, इसके साथ साथ जो अन्य इसके ऑप्शन को बता दें। 97वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया आपको? ठीक है, 97 संविधान संशोधन। इसके बाद से आपका क्या है? 101 है ना, 105 है। तो ये सारे के सारे क्या आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। तो ये जो है इसका आपको बताएं, 97वां जो आपका किससे सहकारी समिति से संबंधित है, और 97वां संविधान संशोधन आपका 2011 में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्या बच रहा है? 101वां संविधान संशोधन, ये क्या है आपका? किससे संबंधित है? जीएसटी से संबंधित है ना, इसको ध्यान रखिएगा। और 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान संशोधन आपका क्या है?
कि जो सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनके लिए राज्य सरकार क्या करेगी, वो सूची तैयार करेगी। इसके संबंध में ये सारे प्रावधान है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन रहे है ना, टेस्ट सीरीज के हों या PYQ के हों, आप करते टाइम उसके ऑप्शन से अगर कोई पॉइंट बन रहा है तो सारे के सारे ऑप्शन को पॉइंट्स को आप देखते चलिए, ताकि आपको पता रहे कि वो सारे पॉइंट्स भी आपको आ रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन आपको यहाँ से भी बन सकता था। ये तो टेस्ट सीरीज का मान लीजिए, तो C आपका राइट आंसर हो गया था, ये समझिएगा, ठीक। और बाकी जो अन्य ऑप्शन है वो भी आपको तैयार रखना जरूरी है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत में एक दबाव समूह नहीं है। तो व्यावसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि समूह, स्वयं सहायता समूह। तो 54 54 का राइट आंसर आपको जो कौन सा इसमें दबाव समूह नहीं है, तो स्वयं सहायता जो समूह है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, ये क्या है यहाँ पे आपके दबाव समूह के बीच में नहीं आते। तो जो अन्य है वो क्या है, तो दबाव समूह हो जाएंगे। तो अगर बात करें दबाव समूह, इसमें कौन कौन है, ट्रेड यूनियन, व्यावसायिक समूह, कृषि समूह, सब क्या है, ये सब आपके दबाव समूह के एक तरह के प्रकार है। इसमें क्या होंगे, ये सब मिल के क्या करते हैं, दबाव समूह बनाते हैं। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं आपका स्वयं सहायता समूह गुरु हो जाएगा, D राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 55 नंबर। भारतीय संविधान का जो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है, ठीक। 55 नंबर, तो दोहरे दंड से कौन संबंधित है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21, 20 या 18। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन B, अनुच्छेद 20 जो है ये आपका क्या कह रहा है, ये दोहरे दंड से संबंधित है ना। इसमें जो 20 का सेकेंड पेज है, 20 का 2, वो इसके बारे में बात करता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोहरे दंड से संबंधित अनुच्छेद 20 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और आप देखेंगे ये आपका अनुच्छेद 21 राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी से संबंधित है ना। और अनुच्छेद 18 जो है आपका ये जो है उपाधियों का अंत, ठीक है, जो टाइटल्स है उसका उपाधियों के अंत से संबंधित है, क्या आपका अनुच्छेद 18। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें कह रहा है स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है, ठीक। तो धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता का, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो राइट आंसर है पूछ रहा सही उत्तर कौन सा है, 56 नंबर। 56 का राइट आंसर हो जाएगा केवल एक, ठीक है। पहला जो उसको मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा, ठीक। पहला मिलेगा और दूसरा इसमें उसको क्या होगा, दूसरा नहीं मिलेगा। सिर्फ उसको क्या है ना, धर्म से संबंधित जो विदेशी है उनको इसमें है, और वाक की जो वाला अधिकार है यानी स्वतंत्रता वाला अधिकार है वो इसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, 56 का राइट आंसर जो है ना, उनको नहीं मिलेगा, ठीक। इसमें और कुछ आर्टिकल हैं वो आपको हम बता दें, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन जो है जो सिर्फ विदेशियों को नहीं मिलेंगे, ये विदेशी नागरिकों को उनको नहीं मिलेंगे, जैसे ये आपको 19 वाला हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य जो है तो उसमें एक जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट है, 19 जो है ये विदेशियों को नहीं मिला है। और जो अन्य बता दें कि जो विदेशियों को मिला है, ठीक है, विदेशी नागरिकों के लिए अवेलेबल है भारत में, उसमें आपका 14 है, ठीक है, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 20 और इसके तहत आपका 21 और 21 का A। इतने जो आर्टिकल हैं ये विदेशियों को उपलब्ध हैं, और जो उपलब्ध नहीं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कौन सा है, 19 वाला थी। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा, प्रश्न का आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A केवल हो जाएगा, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है, बाकी दूसरा नहीं होगा, 19 वाला में आएगा सेकंड वाला। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न देखिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो सही सुमेलित नहीं है तो इसमें आप देखेंगे पहला कह रहा है खान अधिनियम, ठीक। खान अधिनियम जो है 1952, ठीक है, ये सही है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961, 1961 ये भी क्या है अपनी जगह पर सही है, ठीक। दूसरा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 ये भी सही है। मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो है आपका 1976 ये आपका गलत है ना। इसका जो राइट होगा वो होगा 1958, ठीक है, क्या होगा 1958 होगा। तो अभी हमसे प्रश्न में क्या पूछा था कि कौन सा अधिनियम सही सुमेलित नहीं है, तो ये मर्चेंट शिपिंग अधिनियम जो है आपका 1976 नहीं होगा, 1958 होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर D हो जाएगा। और बाकी जो 3 सही हैं ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 और न्यूनतम वेतन अधिनियम आपका 1948, तीनों आपको क्या है याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58। ये क्वेश्चन हम आपको सारे के सारे आपको अगर देखेंगे आपने जो नोट्स बनाए हैं बूस्टर सीरीज के उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है और अपनी तैयारी को और बेहतर करना है। अगला प्रश्न है सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका गठन कब हुआ था, 74 में, 1976 में, 75 या 77। सीधे सीधे पॉइंट्स आपको हमने लिखा रखा है उस पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 1976, ठीक है। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 1976 में। किससे संबंधित है ये आपका, तो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और इसके रिकमेंडेशन पे 10 क्या होगा मूल कर्तव्य आए थे। 11वां आपका बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, मनोनीत शब्द नहीं होंगे, इसको काट दीजिए। अब विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होंगे, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य ये भी आपके नहीं होंगे। तो आपके कौन कौन से 2 ऑप्शन इसमें बन रहे हैं, पहला और तीसरा, यानी ये 2 होंगे। ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है कोर्ट में कौन सा सही है, तो पहला और तीसरा था ना, पहला और तीसरा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 59 का आपका जो है पहला तीसरा आपका ए में दिख रहा है, ठीक है। 59 का आपका पहला और इसमें ए में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब बाकी जो है इसमें और क्या, सभा के इसमें निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों निर्वाचित सदस्य हो गए। इसके साथ साथ लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे, और दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, इसके जो विधानसभा निर्वाचित सदस्य हैं, इतने जो सब मिल से जो है निर्वाचन मंडल बनाते हैं किसके, राष्ट्रपति का, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, मनोनीत सदस्य किसी भी राज्यसभा के नहीं होते, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद, उसके मनोनीत सदस्य इसमें नहीं भाग लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ बताएं उपराष्ट्रपति वाले में सिर्फ आप देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा इसी के रहते हैं मेंबर, ठीक है, और इसके पूरे मेंबर इसमें भाग लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है। किससे, संचित निधि से बात कर रहा है, तो भारत की संचित निधि से जो संबंधित है, आर्टिकल देखिए अनुच्छेद 265 दिया है, 66 है ना, 67 और 68। इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये जो इसके भारत की संचित निधि से संबंधित है अनुच्छेद 266, ठीक है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है 267 जो है, ये आपका आकस्मिक निधि से संबंधित है। किससे, आकस्मिक निधि जो कंटीजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि किससे संबंधित है। दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो संचित निधि भारत की जो है अनुच्छेद 266 267 ध्यान रखिएगा, आपका क्या है, आकस्मिक निधि, ठीक है। तो राइट आंसर क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार अब प्रश्न पूछा जा चुका है। प्राक्कलन समिति में जो है कितने सदस्य होते हैं, तो 15, 22, 30 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्राक्कलन समिति में आप देखेंगे टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। कितने, प्राक्कलन समिति में कितने, 30 सदस्य होते हैं। और ये सदस्य जो है राज्यसभा और इसमें केवल इसमें जो है राज्यसभा के नहीं हो, केवल लोकसभा के होंगे। कितने, टोटल जो इसमें सारे के सारे जो होंगे लोकसभा से होंगे। इसमें राज्यसभा का अगर आप बात करें, राज्यसभा इसका प्रतिनिधित्व नहीं होता प्राक्कलन समिति में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अलग से में इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसमें, किसमें, प्राक्कलन समिति में जो राज्यसभा के मेंबर नहीं रहेंगे, केवल लोकसभा का रहेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए मिलान करने के लिए दिया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है, ठीक। तो इसमें देखिएगा पहला कह रहा है अनुच्छेद 80, इसमें कह रहा है राज्यसभा की संरचना। तो अनुच्छेद 80 जो है इसमें कह रहा है राज्यसभा की संरचना, ठीक है, ये सही है ना। अनुच्छेद 72 क्षमादान के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 123 की अगर बात करेंगे साथियों, तो कह रहा है अध्यादेश जो प्रख्यापित जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये भी सही है। अनुच्छेद 43 कह रहा है आपका, अनुच्छेद 43 में कह रहा है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, तो यही आपका यहाँ पे गलत है। ये समान नागरिक संहिता आपका जो है वो अनुच्छेद आपके 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपके किस में है, 44 में है, ठीक। तो प्रश्न के अनुसार कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपका यही जो डी है ये आपका सम्मिलित नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें क्या ध्यान रखना है, ये तीनों आर्टिकल ध्यान रखना है जो अपने आप में सही है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80, ठीक है। क्षमादान राष्ट्रपति की जो शक्ति है 72, और 123 में अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति की। 43 में हमने आपको बताया कि ये गलत है, और समान नागरिकों संहिता के लिए 44 रहेगा। और 43 में तब क्या है, तो अनुच्छेद 43 में आपका है श्रमिकों के लिए जो जीवन यापन की मजदूरी किससे संबंधित है, किससे, श्रमिकों के लिए जो जीवन यापन की मजदूरी है उससे संबंधित है अनुच्छेद 43। और सिविल कोड किसमें आपके 44 में है, ठीक है, किसमें 44 में। अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था, आपको करंट अफेयर मैंने पढ़ाया भी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ठीक है, ये 44 वाला, इसको लागू करने वाला, ठीक है, इस विधेयक पारित करके लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ठीक है, पहला राज्य कमेंट करके ज़रा बताइएगा, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। क्योंकि इस तरीके से आप जो करंट में क्वेश्चन है
आपके रिवीजन होते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो निवारण अधिनियम है वो किया गया था कब? 1986 में, 87 में, 88 में या 59 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 63। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अभी कल ही जो क्लास ले रहे थे करंट में, उसमें हमने आपको ये चीज़ बताया था, स्टैटिक पार्ट भी बताया था, याद दिला देते हैं कहाँ पे, कि अनुसूचित जनजाति के मामले में जो सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, अत्याचार या सामाजिक इस तरह के कुछ, उसमें जो सबसे टॉप पर स्टेट कौन है? तो अपना उत्तर प्रदेश था। ठीक है, उत्तर प्रदेश उसमें टॉप पर था, लगभग 23% के आसपास सामाजिक मामले देखने को मिले हैं। वही हमने आपको बताया था अनुसूचित जाति और जनजाति एक्ट के बारे में, तो 1989 में वहाँ पर हमने आपको स्टैटिक पोर्शन भी कराया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, अनुच्छेद 17 ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 जो है आपके अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, इसी में इस तरीके से संबंधित रहेगा, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ठीक, और अनुच्छेद 15 जो है ना, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव का निषेध। ठीक है, तो भेदभाव का निषेध के बारे में ध्यान रखिए। तो ये कुछ जो आर्टिकल है इससे संबंधित रहेंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर कह रहा है वित्त आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन कह रहा है कि यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिश करता है। ठीक, क्या करता है? इस पर ये जो है सिफारिश करता है। ठीक, और अनुच्छेद 280 के तहत जो संवैधानिक निकाय है, क्या है? संवैधानिक निकाय है 280 के तहत। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों को दोनों सही है। क्या है? दोनों को दोनों यहाँ पर सही है। क्यों? तो देखिएगा अनुच्छेद 280 में जब इसके बारे में संविधान में बताया गया, तो ये संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग, और इसके बाद से संघ और राज्यों के बीच क्या कहते हैं? वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित करना है, यानी टैक्स वगैरह को लेकर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो चीज़ क्या सजेस्ट करता है? वित्त आयोग। ठीक है, एक और यहाँ पे करंट अफेयर का प्रश्न कि 16वें, ठीक है, 16वें आपका है जो वित्त आयोग गठित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? वो भी ध्यान रखिएगा, अरविंद फनगड़िया को बनाया गया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर। भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? ठीक है, बहुसदस्यीय निकाय कब बनाया गया? तो इसमें आप देखेंगे 1985 है ना, 1900 आप देखेंगे 89, ठीक है ना, 93 और 96। तो ये सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट है आपका, यहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइम जो है, ठीक है, इसको क्या किया गया था? आपके चुनाव आयोग को जो है पहली बार जो है 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। ठीक है, कितने चुनाव आयुक्त? 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए, जिससे ये बहुसदस्यीय क्या बन गया? ये बन गया। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त अब वर्तमान में जो है इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक, ये वर्तमान का है, लेकिन उस टाइम उसमें 2 बने थे। ठीक है, ये किस आर्टिकल में, संविधान के अनुच्छेद में इस चीज़ के चुनाव आयुक्त और इसके बारे में बात करता है? ठीक है, तो बात करता है 324 में। ठीक है, चुनाव आयुक्त वाले में 324 अनुच्छेद याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जब इस तरीके से सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे तब जाकर आपको टेस्ट सीरीज लगाने का फ़ायदा समझ में आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 1848, 49, 80 और 85। तो राइट आंसर हो जाएगा साथ ही 66 नंबर का जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1849। 1849 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर होती है? भी ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, परमहंस मंडली की। ठीक है, और एक इसमें जो इसकी विचारधारा है जो 1844 में स्थापित होती है, किसमें? 1844 में, वो है मानव धर्म सभा। ठीक है, मानव धर्म सभा 1844। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस मानव धर्म सभा और परमहंस मंडली की जो विचार है वो काफ़ी हद तक एक दूसरे से मेल खाते थे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि आपको बताया हमने कि मानव धर्म सभा 1844, ये अलग पॉइंट है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 1849 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। 1893 में धर्म संसद आयोजित की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या चीन में? तो आप सभी जानते हैं धर्म संसद जो है आयोजित की गई थी कहाँ पर? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका, जो आपका यहाँ पर जानते होंगे आप सभी को याद है, शिकागो। ठीक है, शिकागो। और ईयर यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1893। ठीक है, ये ईयर ध्यान रखिएगा 1893 में
स्वामी विवेकानंद पहुँचे थे यहाँ पर, और इनके वो जो एक हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं व्याख्यान था वहाँ पर धर्म को लेकर और बाकी सारी चीज़ों को लेकर, वो बहुत प्रचलित हुआ था। 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन, संयुक्त राज्य अमेरिका, विवेकानंद। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें ध्यान रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। मैच करने के लिए दिया हुआ है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखिएगा। ठीक, सूची दिया हुआ है, पहला सूची और दूसरा सूची, इसमें मैच करना है कौन किससे संबंधित है। तो पहला देखिएगा देव समाज। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे साथियों, देव समाज के बारे में बात करेंगे। तो देव समाज आपका होगा, देव समाज ये पहला, इसके होंगे आपके शिव नारायण अग्निहोत्री। तो ये आप आ जाइए, ये पर आ जाइए। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा की बात करेंगे आप, धर्म सभा, तो धर्म सभा आप आ जाइए, इस पर राधाकांत देव। ठीक, राधाकांत देव। और राधा स्वामी आंदोलन, थर्ड की अगर आप बात करेंगे, थर्ड राधा स्वामी आंदोलन, सी टी आपका चला जाएगा किस पे, तुलसी राम पे। ठीक है, और बच गया अरुविपुरम आंदोलन, है ना, अरुविपुरम आंदोलन, ये नारायण गुरु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए क्या, सबका सब सीधे सुमेलित है। तो जब ऑप्शन में हम आते हैं तो देखते हैं क्या, ए का पहला ही था, बी का दूसरा और सी का चौथा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो यानी जो सामने था वो सुमेलित था। एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कौन कौन किससे संबंधित है। तो ए धर्म सभा आपका शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, उसके बाद से धर्म सभा जो आपका राधाकांत देव। ठीक, उसके बाद से आपका है राधा स्वामी आंदोलन, तो ये आपका तुलसी राम। और एक लास्ट अविपुरम जो आंदोलन है आपका नारायण गुरु। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मिलान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षावाल सिद्धांत गढ़ा। ठीक है, ईओ यूम ने, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, लाला लाजपत राय ने सुरक्षावाल जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है उसको बताया था। ठीक है, और इनकी किस पुस्तक में बताया था, इनकी एक पुस्तक है ना, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया करके इनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में सेफ्टी वाल के सिद्धांत को इन्होंने बताया था। जबकि इसको एक अलग अलग ब्रिटिशर्स ने इसको षड्यंत्र का सिद्धांत और इस तरह के और भी कहे कि बहुत सारी चीज़ें बताया गया, वो नहीं इतना ध्यान रखना है हमें, क्या है ध्यान रखना है, सुरक्षा वाल। ठीक है, इसको बताया लाला लाजपत राय, इनकी पुस्तक कौन है, अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है कि पोमा गाटा मारू घटना निम्नलिखित में से किस राज्य के क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, असम या पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आप देखेंगे ऑप्शन डी पंजाब। 70 का जो राइट आंसर है डी, ये जो है आपका जो हुआ था ये पंजाब में इस स्थिति उत्पन्न हुई थी। से जो एक जहाज़ है ये पोमा गाटा मारू, ठीक है, ये एक जहाज़ है और ये क्या कर रहा था, सिंगापुर से, ध्यान दीजिएगा, सिंगापुर से जो है वैंकूवर तक ले जा रहा था कुछ यात्रियों को। ठीक है, और उसी के लेकर इसमें कुछ उतार चढ़ाव को लेकर झड़प हुई थी। ठीक, उसी से घटना से संबंधित इसमें किस में आता है, गतिविधि को बढ़ावा दी, कहाँ पे, पंजाब में। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का तारीख़ फ़रिश्ता लिखी गई है। तारीख़ फ़रिश्ता जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब मोहम्मद कासिम कह रहा है, हिंदू शाह द्वारा, मुस्तफ़ा मुस्ताद खान द्वारा, हाशिम द्वारा और भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा। तो जो राइट आंसर है 71 का तारीख़ फ़रिश्ता, ये जो लिखा गया पुस्तक, ठीक है, ये लिखा गया है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह के द्वारा। ऑप्शन ए इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। ये इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है, इसमें जो है दक्कन में जो मुस्लिम अभियान थे उसके बारे में उसके घटनाओं को उन्होंने उल्लेख किया दक्कन से संबंधित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमें याद रखना ये हो जाएगा तारीख़ फ़रिश्ता मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा। आगे बढ़िए, देखिएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग शुरुआत की। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 72, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, है ना। होम रूल जो लीग है इसकी शुरुआत जो है आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होती है। और इसके साथ साथ इसमें एक और नाम आता है, ठीक है, एनी बेसेंट का। ठीक है, किसका, एनी बेसेंट का नाम आता है, वो भी ध्यान रखिएगा। और ना, और ये सब सारी चीज़ें ये लोग शीर्ष रूप से यहाँ पे कार्य थे। और तिलक का ही एक नारा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है वहाबी आंदोलन की नींव किसने रखी थी। 73, तो सैयद अहमद, शाह वलीउल्लाह, अब्दुल वहाब ने, अब्दुल गफ्फार ने। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए सैयद अहमद ने। वहाबी आंदोलन सैयद अहमद ने
और ये जो इन्होंने इसका रखा था इस्लामिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ठीक है, उससे संबंधित था वहाबी आंदोलन, ठीक। और सर सैयद अहमद खान जो है जो पश्चिमी जो प्रभाव था, शिक्षा था, उसको साथ साथ जो उस पर उन्होंने फोकस किया, और उसके साथ साथ शुद्ध इस्लाम और समाज में जो है वापस की वकालत की। और इसके साथ साथ इन्होंने इसके जो महत्वपूर्ण यहाँ पे केंद्र थे पटना था, इसके साथ साथ ये सब सारे पॉइंट्स आपको उसमें क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो वहाबी आंदोलन जो है, सैयद अहमद, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, फिर से एक मिलान वाला प्रश्न है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 करके टीटू मीर, करम शाह, चक्र बिश्नोई और तामा शोरा, थोड़ा सा रिमूव करते हैं, देखिएगा, हाँ मिलाइएगा। तो देखिएगा इसमें पहला जो है टीटू मीर, टीटू मीर आप देखेंगे किससे संबंधित है, ये होगा नार टेल बेलिया विद्रोह, यानी टीटू मीर पहला का पहला, ठीक है, ये का पहला। करम शाह की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, करम शाह, तो ये किससे संबंधित है, करम शाह आप देखेंगे पागलपंथी है, खूंड है और पोया है, ठीक। तो इसमें जो है पागलपंथी, ठीक, करम शाह जो किस पे जाएंगे, पागलपंथी बी वाले पे, और खोंड विद्रोह में आप देखेंगे चक्र बिश्नोई, ठीक है, खोंड वाले में चक्र बिश्नोई, और टामा सोरा जो है कोया वाला, ठीक है। टामा सोरा जो आपके किस में आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा कोया विद्रोह। तो ये भी लगभग फिर से वही 1 2 3 4 ही सीधे सीधे आएगा। तो इसमें जब देखेंगे ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, ये 74 का आपका वही ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, ठीक है। तो फिर से एक बार ध्यान दे लीजिएगा, टीटू मीर ये वाला, करम शाह पागलपंथी, चक्र बिश्नोई जो है आपका खूंड, और टामस सोरा जो है कोया विद्रोह। तो इस तरीके से जो विद्रोह है इन सबको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, 76 हो गया, 75 नंबर। इस प्रश्न में क्या बताया गया है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं का एक संगठन बना, जिसमें कौन सा कथन सही है। तो रमाबाई रनाडे जो है लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना करती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, लेडीज़ कॉन्फ्रेंस सोशल की स्थापना करती हैं, ये बात सही है, ठीक है। पंडित जो है रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की, ये भी सही है। तो 75 का जो आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, दोनों सही है। देखते हैं ऑप्शन, तो दोनों आपका देखिए यहाँ पे सी पे 9 देके क्या दिया हुआ है, बी पे दिया हुआ है। तो ये भी ध्यान रखना रहता है, कई बार हमें लगता है कि जो ए और बी है वो दोनों आपका सी पे मिलेगा, लेकिन सी पे नहीं, यहाँ पे बी पे दिया हुआ है। तो दोनों को दोनों आपका यहाँ पर सही है। ये रमाबाई रनाडे वाला ध्यान दीजिएगा, जो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1904 में स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक स्टैटिक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बाकी दोनों को दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर क्या है, सही है, ठीक। एक और प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 76, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 76, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के जो गठन होते हैं दादा भाई नौरोजी करते हैं, और ये लगभग 1866 में कहाँ पर करते हैं, तो लंदन में, कहाँ पर, लंदन में करते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़, डेट भी याद रखिएगा और जगह भी याद रखिएगा। क्या पता अगली बार में आपसे इसका संस्थापक न पूछ के डेट पूछ ले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या फिर आपसे पूछ ले कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, क्लियर है इतना। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, देखिएगा 77 नंबर, बनारस में जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन देखिएगा, जोनाथन डंकन के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, या मदन मोहन मालवीय के द्वारा, या फिर लॉर्ड मैकाले के द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 77, बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 77 का, जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी फिर स्थापना। और ये जो संस्कृत महाविद्यालय आप देखेंगे 1700, ठीक है, 1791 में, ठीक है, 1791 में इसकी स्थापना होती है। और यहाँ पे जो है इसी के साथ साथ इसके अगल बगल में भी इससे पहले जो है, और इसके थोड़े से बाद में मदरसे की भी एक स्थापना होती है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटिश स्थापित कर रहे थे, इसलिए नहीं कि यहाँ पे शिक्षा का प्रसार करने के लिए, वो अपने जो सुविधा के लिए इन सब सारी चीज़ों का क्या कर रहे थे, स्थापना कर रहे थे, ठीक है। तो 2 चीज़ में इंपॉर्टेंट रहेगा कि संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन, और इसका डेट 1791, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 78 है, रैले आयोग का गठन किया गया था। तो रैले आयोग तो पहले है क्या, तो जानिएगा पहले तो इसकी स्थापना देखिए 1893, 1902, 1900 में और 1911 में। तो रैले आयोग की जो स्थापना साथियों वो आपका 1902 में होता है, सी राइट आंसर है। रैले आयोग है क्या, इससे को संबंधी ये जो है शिक्षा से संबंधित एक आयोग है,
और इसने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर काम किया, ठीक है। उस पर इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और भारतीय विश्वविद्यालय की जो स्थिति थी उन स्थितियों पे क्या और बेहतर किया जा सकता है उसको लेके इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसी रिपोर्ट की बदौलत जो है इसी रैले आयोग की जो रिपोर्ट है 1902 में जो ये गठित हुआ, ठीक है, इन्होंने क्या आगे प्रस्तुत किया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है 1904 को इसी के उसके फलस्वरूप उसको लागू किया गया। तो ध्यान दीजिएगा रैले आयोग जो है आपका, ठीक है, रैले आयोग शिक्षा से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा 1902 से इसका स्टार्टिंग है, ठीक है, इसका गठन किया गया। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है, देखिएगा 79 मोपला विद्रोह। अब देखिएगा सिंपल सा, अगर आप मोपला विद्रोह पढ़ते हो, कई बार मैं आपको बताता हूँ क्या प्रश्न कैसे बनते हैं, तो ये देखिएगा स्टेटमेंट के फॉर्म में है। मोपला विद्रोह के संबंध में कथन बताना है, कौन सही है। पहला कह रहा है कि मोपला जो है मालाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, ठीक है, जहाँ अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या है, पहला ही स्टेटमेंट आपका जो है गलत है। मोपला जो है मालाबार क्षेत्र का तो है, लेकिन वहाँ हिंदू काश्तकार नहीं थे, ये मुस्लिम काश्तकार थे, और अधिकांश जमींदार जो थे वो हिंदू थे, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे चीज़ें रिवर्स कर दिया है। मोपला काश्तकारों को जो है काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले जो सरकारी कानून थे साथियों, उसके लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय की मांग से विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था, ठीक है। तो क्या किया गया था यहाँ पे, विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया था। तो सेकंड जो ऑप्शन है ये सही है, ठीक। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑप्शन पे आएंगे, कोड पे। तो जो कोड है नीचे देखेंगे केवल एक और दो, ठीक, और 9 तो 1 9 तो 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी केवल 2, ठीक है। तो मोपला विद्रोह के बारे में ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो मोपला विद्रोह जो है, मोपला विद्रोह आपका ये मुस्लिम काश्तकार थे, न कि हिंदू काश्तकार थे, और जमींदार अधिकांश क्या थे यहाँ पर, मुस्लिम थे, ठीक है। कमेंट करके ज़रा बताइएगा कि मोपला विद्रोह जो है किस ईयर में हुआ था, इसकी डेट, ठीक है, डेट जानना चाहेंगे, इसको ज़रा कमेंट करके बताइएगा। कई बार ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं, इस वजह से आपसे पूछ रहे हैं। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर है। निम्नलिखित में से किस काल को ताम्र पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्र पाषाण युग के नाम से जाना जाता है पूरा पाषाण युग, ताम्र युग, नव पाषाण युग या लौह युग। क्वेश्चन नंबर 80 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ताम्र युग, ठीक है। 80 का जो है ताम्र पाषाण युग को ही तांबा युग कहा जाता है, और ये जो है ये भी एक अपने समय जो पाषाण काल में एक युग है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसमें एक 2-3 संस्कृति से संबंधित है, ठीक, कौन कौन किस रीजन में है, ठीक है। तो एक संस्कृति आती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जोरवे संस्कृति। कौन सी, जोरवे संस्कृति मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये महाराष्ट्र के आसपास देखी गई, कहाँ पे, महाराष्ट्र के आसपास। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो कुछ इस तरीके के एक पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, उसका आप एज अगर शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो देखिए PDF तो आपको मिल जाएगी, बट ये जो नोट्स यहाँ पे जो पॉइंट्स बता रहे हैं, इन पॉइंट्स को भी अगर आप नोट करते चलेंगे विद पेन एंड पेपर तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। इन जो क्वेश्चन एट द टाइम याद आते हैं, जो पॉइंट्स, वो आपको बता दिया जैसा है। धौलावीरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 81 कादिर द्वीप पर स्थित है, जो स्थित है। तो धौलावीरा आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, गुजरात में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 81। धौलावीरा जो है ये स्थित है आपके गुजरात में। गुजरात में कहाँ, तो जो कच्छ है, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जो है ये कादिर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा क्या है, प्राचीन काल में ये एक उस तट के किनारे, ठीक है, स्थित है। कहाँ पर, धौलावीरा कादिर द्वीप आपका गुजरात में, ठीक है। तो याद रखिए गुजरात में भी कहाँ, तो कच्छ के रण में स्थित है, ठीक। इतनी बातें क्लियर है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 82 कह रहा है कि एक प्राचीन स्थल बसाड़ स्थित है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में। तो 82 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बसाड़ जो है आपका बिहार में स्थित है। ये पॉइंट भी आपको हमने बता रखा है। बसाड़ बिहार में जो है ये मुजफ्फरनगर ज़िले में, किसमें, मुजफ्फरनगर ज़िले में, बिहार के वहाँ पे स्थित है। और खुदाई के दौरान यहाँ पे प्राचीन जो है किलेबंदी मिली थी। क्या मिली थी, प्राचीन किलेबंदी मिली थी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बसाड़ जो है प्राचीन स्थल कहाँ का है, तो आपका बिहार का हो जाएगा, बिहार में मुजफ्फरनगर ज़िला, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 83 चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली थी। तो काकतीय, वशिष्ठ, मथारस या A, B और C दोनों। तो 83 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन D, B और C दोनों, यानी
चौथी शताब्दी में अगर हम बात करें, ठीक है, तो दक्षिणी उड़ीसा, कहाँ पे, दक्षिणी उड़ीसा, ठीक है। अगर उड़ीसा की आप बात करते हैं तो इस वाले रीजन में आपका थोड़ा सा उड़ीसा पड़ेगा, ठीक है। तो उड़ीसा में आपको कौन कौन से यहाँ पे थे, 2 थे, वशिष्ठ थे, बी और सी है ना, मथारस, ठीक है। ये दोनों को प्रमुखता मिली थी, दोनों राजवंश है, कहाँ के, छोटे छोटे रियासत थे, और ये सत्ता में आके उस समय के लिए आप क्या कहते थे, अपना राजपाट चलाए थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या है, थोड़ी सी प्रिंटिंग हल्की है, ध्यान दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में इस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिलता है। तो पश्चिमी दक्कन, पूर्वी दक्कन, उत्तरी केरल या दक्षिणी तटीय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 84। 84 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी दक्कन, ठीक है। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि जो आपका पूर्वी दक्कन है, यहाँ पर आपका जो देखेंगे किस तरह के किनके पूर्वज, आनंद से संबंधित जो पूर्वज है उनका क्या मिलता है, यहाँ पर प्रमाण मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 85। 85 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य जो है गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है। गुप्त यानी जो ऐतिहासिक साक्ष्य बात कर रहा है वो गुप्त काल की। तो इलाहाबाद प्रशस्ति, भीतरी स्तंभ शिलालेख, सारनाथ शिलालेख, ए और बी दोनों। ये हम आपको अलग से शॉर्ट नोट्स में आपको बता चुके हैं। गुप्त काल के जो प्रमुख अभिलेख हैं आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद प्रशस्ति भी और भीतरी स्तंभ शिलालेख भी, ये दोनों के दोनों क्या है आपके इससे संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ई और बी दोनों, ठीक है। ई और बी दोनों दोनों को दोनों जो है आपके किससे संबंधित दिखेंगे, तो गुप्त राजनीति के लिए या फिर गुप्ता काल के लिए इससे संबंधित दोनों को दोनों ये प्रशस्ति मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 86। पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है साथियों, उसका एहोल अभिलेख जो शिलालेख है, निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख है। ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको मेंशन किया था, विष्णु, जिनेंद्र, शिव या ब्रह्मा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेंद्र, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का जो आपका एहोल शिलालेख है, इसमें आप जो कर्नाटक में जैन धर्म का एक तरह से प्रमुख था, इसमें जो आप क्या कहते हैं, एहोल जो है इसका शिलालेख, ये जो है किसके द्वारा, किस कवियों के निर्माण का श्रेय जाता है, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रवि कीर्ति, ठीक है, रवि कीर्ति नाम याद रखिएगा, ये होल शिलालेख रवि कीर्ति। और यहाँ पर जो है इसने जिनेंद्र देवता का उल्लेख क्या है, जैन देवता का जिनेंद्र का उल्लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 86, 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ये होल शिलालेख से संबंधित राजा कौन है, पुलकेशिन द्वितीय। इसमें कौन से देवता का उल्लेख है, जिनेंद्र। ये होल शिलालेख के बारे में कौन है, तो रवि कीर्ति जो है इनका नाम सामने आता है, ठीक है, इनको ही श्रेय जाता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 87। 87 क्या कह रहा है, सी वर्ष 1469 से 74 के दौरान कौन सा यात्री भीतर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वास्को डी गामा, मार्को पोलो, इब्न बतूता या निकितिन। तो यहाँ पे जो अब बताता है इसके बारे में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, निकितिन, ठीक है। निकितिन जो है उस समय बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ऑप्शन डी, निकितिन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखें क्वेश्चन नंबर 88। विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो विजयनगर की बात कर रहा है, न्यायांकर प्रणाली है ना, अष्टप्रधान प्रणाली, सप्तांग प्रणाली या संघीय प्रणाली। तो यहाँ पे जो थी इसका 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायांकर प्रणाली। ये जो है विजयनगर राजनीतिक संगठन की क्या है, एक इम्पॉर्टेंट जो है इम्पोर्टेंट क्या है विशेषता रही है, और ये उसके राजनीतिक जो संगठन है उसमें एक इसमें शामिल थी। और नायक या अमर नायक की उपाधि वाले जो सैन्य नेता थे इस प्रणाली में क्या थे, महत्वपूर्ण भूमिका थे, नायक, ठीक है, नायक और नायक के साथ साथ और क्या बताया हमने, अमर नायक, ये 2 उपाधि वाले इसमें सैन्य अधिकारी होते थे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। जो भी साथी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं इसी चैनल पर आपको बूस्टर सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वो प्लेलिस्ट प्रीलिम्स देने के से पहले आप उसको कंप्लीट अच्छे तरीके से उस पूरे क्लास को कर लीजिएगा। वहाँ से आपको कंप्लीट जीएस के 30 से 40 प्रश्न सीधे मिलेंगे, ठीक है। उसमें इतने शॉर्ट नोट जो भी यहाँ पे पॉइंट आपको कोई भी टेस्ट सीरीज हो, सारे टेस्ट सीरीज के निचोड़, PYQ और भी जो डिफरेंट तरीके से पॉइंट्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सबका उसमें समावेश है बूस्टर सीरीज में। तो वो मिस ना कीजिएगा, फटाफट से जाकर देख डालिएगा, उसका PDF जरूर टेलीग्राम से ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, न्यायांकर हो गया इसमें, ठीक है। देखिएगा 89 में क्या कह रहा है,
कि वर्ष 1327-28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? तो एक सैन्य चौकी स्थापित करना, व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना, दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना। मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित सारे पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस कर रखा है। यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, बहुत सारा पॉइंट डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्लास को जरूर देख लीजिएगा, बूस्टर सीरीज नाम है। मोहम्मद बिन तुगलक जो निर्णय लेता है देवगिरी के संबंध में, तो वहाँ पे क्या करता है? दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाना इसका उद्देश्य है। इसके 5 जो अन्य अभियान है, ठीक है, वो सारे के सारे अभियान आपको पता होना चाहिए, चाहे खुरासान का हो, है ना, राजधानी परिवर्तन हो, या फिर टोकन जो करेंसी चलाता है उसको लेकर, तो सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़िएगा। 90 किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया? ऑप्शन है तुकाराम, एकनाथ, नामदेव या ज्ञानेश्वर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर जो है इन्होंने महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वरी और अभंग लिखकर क्या किया? भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, ज्ञानेश्वर से ज्ञानेश्वरी, ठीक है, ज्ञानेश्वर से ज्ञानेश्वरी और अभंग कहाँ पे आपको समझ में आ जाता है। ये जो है ये इसमें महाराष्ट्र में किस समय प्रचलित थे? तो लगभग 1275 से लेके, ठीक है, 1275 से लेके 1296 के बीच में ये महाराष्ट्र में क्या थे? प्रचलित थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 91। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी साथी मैं बता दूँ कि जो लोग क्लास किए हैं रेगुलर बूस्टर सीरीज के, उनको ये टेस्ट एकदम हलवा लग रहा होगा। क्यों कह रहे हैं? सारे के सारे ये सब पॉइंट्स हमने आपको वहाँ पे पढ़ा दिए, कवर अप कर दिए। और ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक नोट्स में वो मिल जाएंगे, वो नोट्स सेल्फ प्रिपेयर्ड है ना, तो आपको कोई बुक में वो चीज़ मिलेगा नहीं। तो इसलिए उस क्लास को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रीलिम्स के लिए। एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी, एटलस पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी जो है कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो, माउंट एकांगुआ, है ना, माउंट टुबकल, माउंट स्टैनली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का? क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माउंट टुबकल। ठीक है, टुबकल जो है यहाँ पे ये एटलस पर्वतमाला का जो है क्या है? सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, एटलस पर्वतमाला। ठीक, अब बाकी आप उसके लिए इस तरह के प्रश्नों के लिए मैं बार बार कहता हूँ क्या कीजिएगा? एटलस जरूर यूज कीजिए, जो मैप वाला एटलस है उस तरह का प्रश्न है तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा, थोड़ी सी लापरवाही मत कीजिएगा। मैप के माध्यम से जाएंगे 2-3 पॉइंट आपका और रिवाइज हो जाएगा। 92, वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, लिम्पोपो, मर्रे, कांगो, अमेजन, तो कौन सी नदी है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 92 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए, लिम्पोपो नदी। क्या है? ऑप्शन ए, लिम्पोपो नदी जो है आपको ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मकर रेखा क्या करती है? 2 बार काटती है। और ये कहाँ पर सीमा बनाती है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना। ठीक है, बोत्सवाना, 2 ये देश के बीच में क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। मैच करने के लिए दिया है, जनजाति दिया हुआ है, संबंधित देश दिया हुआ है। हर बार कहते हैं कि इस छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ज्योग्राफी के, पूरी ज्योग्राफी अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से अगर 8-10 पॉइंट ऐसे जो आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वहाँ से आपके 7-8 प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे पर्वत, पठार, है ना, जनजाति, झरना, नदियाँ, ये सब अगर कर लेते हैं तो विश्व स्तर पर भी और भारत स्तर पर भी तो आपके वहाँ से 7 से 8 प्रश्न सीधे सीधे मिल जाएंगे। नोट्स बना लेंगे, 8 से 10 पेज का आपका नोट्स होगा और वहीं से प्रश्न आपको देखने को प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। तो देखिएगा, मिलान करने वाला मसाई जनजाति है। मसाई जनजाति आपकी कहाँ पर मिलेगी? ये मिलेगी आपकी केन्या में। ठीक, हौसा की अगर बात करेंगे तो हौसा आपका कहाँ पर है? ये नाइजीरिया में है। माओरी, माओरी की अगर बात करेंगे तो आपका मिलेगा न्यूजीलैंड में। और बेडोइन जो है आपके अरब में। तो अब यहाँ से मिला लीजिएगा, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला आपको किस में मिल रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो ए का दूसरा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ए का दूसरा, बी का पहला, तो आपका ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में ये मिलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला पॉइंट आपको डायरेक्ट याद रहे। ठीक है, जैसे मसाई था, मसाई आपको क्या बताया हमने? केन्या बताया, हौसा नाइजीरिया, माओरी न्यूजीलैंड और जो बेडोइन है अरब। तो ये वाला पॉइंट अगर आप याद कर लेंगे तो आने वाले फिर किसी प्रश्न में इन्हीं में से 1 या 2 लेके आपको मिलान करने को देगा, आपको याद रहेगा, आपका प्रश्न ईजिली हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। फिर से देखिएगा, एक ये मरुस्थल से और ठंडी महाधारा जो है जलधाराओं से संबंधित प्रश्न।
तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल जो संबंधित महासागरीय ठंडी धारा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो देखिएगा कह रहा सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में कौन सी चलती है, कनारी चलती है, ठीक है। सहारा मरुस्थल में क्या चलती है, कनारी, बिल्कुल सही है। उसके आसपास नामी मरुस्थल बेंगुएला धारा, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल पेरू, ये भी ठीक है। पैटागोनिया जो मरुस्थल है वहाँ पर जो है आपका पैटागोनिया, वहाँ पे आपका क्या दिया है, लेब्राडोर की धारा। तो लेब्राडोर की धारा जो है आपका यहाँ पे नहीं चलती है पैटागोनिया के आसपास, ठीक है। ये ठंडी धारा से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये जो है एंडीज जो पर्वतमाला है पैटागोनिया, वहाँ के उसके आसपास पड़ेगा, तो वहाँ पर ठंडी धारा नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। क्लियर इतना। तो इसमें कौन सा गलत है, 3 जो सही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसके आसपास ये चलती है, तीनों ये सही है, ठीक। और गलत हमसे पूछा है, तो गलत कौन है, ऑप्शन डी आपका गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को उष्ण शीतोष्ण जो है पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है। तो चीन के प्रकार, ब्रिटिश, भूमध्य या लॉरेंटियन। तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों, ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय जो है, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसको आपको उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत प्रकार में भी इसको जाना जाता है। नीचे ध्यान रखिएगा, ये जो भूमध्य सागरीय जलवायु है ये आपका 30 डिग्री जो है उत्तर से लेके, ठीक है, 45 डिग्री तक, ठीक है, दक्षिण के बीच में पाई जाती है। तो ये एक्सटेंशन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो आपकी क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो जलवायु है इसमें किस तरह के फसल होते हैं, तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु है इसमें जो फसल होते हैं आपके संतरे, खट्टे फल इस तरह के पाए जाते हैं, नींबू, अंगूर, इस तरह के जो फसल है इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 96, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन है। तो पवन, स्थानीय पवन की तो सारे के सारे स्थानीय पवन है, लेकिन इसमें कौन सी ठंडी है, फॉन, मिस्ट्रल, नॉर्वेस्टर या खामसिन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है, ये अपने आप में एक क्या है, ये इसकी जो प्रकृति है ये क्या है, ठंडी स्थानीय पवन है मिस्ट्रल। तो अगर ये ठंडी है तो बाकी 3 क्या है, फॉन, खामसिन और नॉर्वेस्टर, ठीक है, खान, ठीक है। और ये फॉन है, खामसिन, ये सब क्या है, तो ये सब गर्म है, क्या है, ये सब गर्म है, और बाकी ये क्या है, ठंडी एक प्रकार की हवा है, ठीक। आगे बढ़िएगा, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा हल्का प्रिंट है, ध्यान दीजिए, बोल दे रहा सुनिएगा। जोहोर जो जल डमरूमंडल है, सिंपल सा है, जोहोर जल डमरूमंडल किन 2 देशों के मध्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, इंडोनेशिया मलेशिया, मलेशिया सिंगापुर, इंडोनेशिया सिंगापुर या फिलीपींस और मलेशिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया और सिंगापुर के बीच में क्या है, जोहोर जल डमरूमंडल आपको देखने को मिलेगा। ये मुख्य जो प्रायद्वीपीय मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98। इसमें क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान और देश, ठीक है, घास के मैदान और देश, इसको मिलान करना है। तो प्रेरीज की अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ मिलेगा आपका, उत्तरी अमेरिका में। पंपास की अगर आप बात करेंगे तो ये कहाँ मिलता है आपका, अर्जेंटीना में, ठीक। डाउन्स के घास के मैदान हमने आपको बता रखा है कहाँ पर, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में, और पुष्टाज आपके हंगरी में, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब इसके हिसाब से हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। तो ए का तीसरा और बी का चौथा में ढूंढना है। ए का तीसरा ऑप्शन देखिएगा, ए का तीसरा और बी का चौथा, तो ये भी में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। उसके बाद से सी का हमारा क्या था, पहला था, सी का पहला था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मिलाने से ज़्यादा, मैं फिर से कहूँगा, इसको मिलाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये वाला पॉइंट याद रहे, कौन घास के मैदान कहाँ पर है। तो फिर से एक बार बताते हैं, प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स आपका जो है ऑस्ट्रेलिया और पुष्टाज हंगरी। तो ये पॉइंट अगर याद रखेंगे तो यहाँ से आपको हर एक पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलता है। ये भी उन टॉपिकों में से एक है जहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो शीतोष्ण घास के मैदान जो है आप ध्यान दीजिएगा कहाँ पे और कौन कौन सी जगह पर आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर जुड़ा है, ठीक है। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर कैसे जुड़ा है, तो किस जल डमरूमंडल द्वारा, तो होर्मुज, जिब्राल्टर, बाबल मंडेब, बेरिंग जल डमरूमंडल, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो ये जो है 99, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल डमरूमंडल द्वारा जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर जुड़े हुए हैं। किस तरीके से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जब आप अफ्रीका का मैप समझिएगा, ठीक है, अफ्रीका और बीच में जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे आपका कुछ फ्रांस, ठीक है, फ्रांस स्पेन वाला रीजन, ठीक। तो यहीं पे ये बीच में आपका मेडिटेरेनियन सी पड़ता है और इधर आपका अटलांटिक। तो ये वाले पॉइंट पे, यहीं पे जो है इस वाले पॉइंट पे थोड़ा सा मैप पे समझ लीजिएगा, आपका स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ेगा, ठीक है। तो इधर से फिर से आपका यूरोप इधर इस साइड और इधर आपका अफ्रीका, बीच में मेडिटेरेनियन सी, यहीं पे आपका पड़ेगा कौन सा,
ये जिब्राल्टर जलटम्रुमंडल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, भूमध्य अटलांटिक, बहुत इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न 100 नंबर। इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदियां हैं, ठीक है। इंद्रावती और प्राणहिता सहायक नदियां तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या भवानी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे 100 का ए गोदावरी। ये दोनों जो है इंद्रावती और प्राणहिता क्या है, गोदावरी नदी की क्या है, सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका कितना हो गया, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ समीक्षा अधिकारी आ रहे हैं और स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो गया, जिसमें कि वाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट हो गया है और कंप्लीट इसका भी शॉर्ट नोट जो है स्टार्ट हो गया। मुख्य पेपर जो परीक्षा का है 21 से स्टार्ट कर दिया इसको शॉर्ट नोट से भी। तो जो लोग भी आर दे रहे हैं वो अभी से लग जाइए, इसके सारे शॉर्ट नोट्स देखिए। और ये इंपॉर्टेंट जो अभी अपडेटेड जो आया था लास्ट वाला क्लास इससे संबंधित, इस क्लास को देख डालिएगा और ये बूस्टर सीरीज मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।